ये हिंदुस्तान का आईना है। हिंदुस्तान की संस्कृति हमेशा ऐसी रही है जहां सब लोग मिलजुल के रहें, और यही केरल में है। केरल में जो हिंदुस्तान के 3 बड़े समुदाय हैं वो करीब थोड़े कम थोड़े ज़्यादा हैं। हिंदू यहाँ सबसे ज़्यादा हैं, उसके बाद मुसलमान हैं, उसके बाद क्रिश्चियन हैं। मगर यहाँ पर कहीं पे भी नफरत की राजनीति नहीं होती है, बल्कि ऐसी राजनीति होती है जिससे लोग और एक दूसरे के साथ जुड़ें, आपस में जुड़ें। अभी कोच्चि घूमते हुए हम कई जगह गए और हमने देखा कि पास में ही चर्च है, मंदिर है और मस्जिद है। यहाँ हमने कई लोग ऐसे देखे कि जो हिंदू हैं, तिलक लगाए हुए हैं, मुसलमान हैं, दाढ़ी रखे हुए हैं, क्रिश्चियन हैं, सब एक दूसरे से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, राहुल की यात्रा में शामिल हो रहे हैं। तो यही सच्चा हिंदुस्तान था, और दक्षिण से यात्रा का यही मतलब है कि इसी मैसेज को राहुल पूरे देश में फैलाना चाहते हैं। तमिलनाडु में उनका जोरदार स्वागत हुआ, केरल में भी चली रहा है 29 तक वो यहीं हैं। और उसके बाद जो ये टेम्पो बना है, जो ये माहौल बना है, ये देश भर में जाएगा। कश्मीर तक की यात्रा का मतलब राहुल जी का यही था कि पूरे देश में ये माहौल जाए कि नफरत खत्म हो और देश में प्रेम और भाईचारे का माहौल फिर से बने। क्यों? क्योंकि भारत प्रेम और भाईचारे से ही ताकतवर बनता है, हमेशा बना रहा और आगे भी बनेगा। नफरत और विभाजन की राजनीति और इस को दूर करने के लिए उन्होंने यात्रा देख रहे हैं कि किस तरह से उन्हें बच्चे, बुजुर्ग, हर लोग ट्रैफिक जाम में फंसे रहे। अगर आप काफिले से थोड़ा सा बिछड़ जाएं, कहीं दूर चले जाएं, तो फिर आपको वापस आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये जो है राहुल गांधी की यात्रा की सफलता है। और जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ेगी, इसके बाद ये कर्नाटक में प्रवेश कर रही है, फिर महाराष्ट्र में जा रही है, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ उसका स्वागत नहीं होगा। ये संभव है कि वहाँ की सरकारें जो हैं परेशानियां पैदा करें, बाधाएं पैदा करें, समस्याएं पैदा करें, लेकिन यात्रा को जनता का समर्थन इतना ही मिलेगा और इससे ज्यादा मिलेगा। जी, जनता का समर्थन जैसा है और यहाँ एक अलग तरह का उत्साह है राहुल गांधी की यात्रा में। और सुबह से जब हम लोग यहाँ आए और बातचीत हमने की जब यहाँ के लोगों से, यहाँ के राहगीरों से, तो साफ कहना था कि हाँ, मतलब सबको पता है कि यहाँ पदयात्रा पहुंची हुई है राहुल गांधी की, और उस पदयात्रा से लोगों में काफी उत्साह है। इस पदयात्रा को लेकर के उसके राजनीतिक मायने निकालने की कोशिश हो रही है, लेकिन यहाँ पर राजनीतिक मायने से ज्यादा जो पैगाम लेकर के राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी चल रही है कि इसका मतलब है कि साफ साफ पूरे देश में सौहार्द का, भाईचारे का वातावरण हो, नफरत दूर करें। उसके अलावा जो मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, ये पैगाम देने की जो कोशिश है राहुल गांधी की, उसमें अभी तक कमोबेश सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं राहुल गांधी, और उनकी पूरी टीम दिखाई दे रही है। गजब का उत्साह है। एक पदयात्री से मुलाकात हुई और उनका कहना था कि पांव में छाले हो गए हैं लेकिन फिर भी चल रहे हैं, जूता उतार के चप्पल में आ गए हैं लेकिन चल रहे हैं। तो ये एक उत्साह है। दिग्विजय सिंह साहब से जो इंटरव्यू अभी हमने लिया, जो अभी आपने देखा, उसमें भी दिग्विजय भी लगातार चल रहे हैं और आगे बढ़े जा रहे हैं, जबकि राहुल गांधी की जो यात्रा है, उनका जो काफिला है, पीछे है। आप देखिए, अभी से आधा घंटा पहले राहुल गांधी यहां पहुंच चुके हैं। हम लोग उस जगह पे खड़े हैं जहां राहुल गांधी का काफिला रुकेगा और यहां राहुल गांधी भाषण देंगे, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे यहां पे, और उसके बाद थोड़ी सी दूरी पे कॉलेज है, वहां विश्राम करेंगे और फिर कल सुबह ये यात्रा शुरू होगी। कल सुबह की यात्रा में भी हम रहेंगे साथ में। लेकिन अभी जो कुछ चल रहा है वही वरिष्ठ पत्रकार शकील अख्तर जी हमारे साथ हैं, इनसे चर्चा भी कर रहे हैं हम और यहाँ की पल पल की रिपोर्ट आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। शकील अख्तर साहब, एक बात और समझना चाहूंगा कि आखिर पदयात्रा को लेकर के, यही सवाल मैंने दिग्विजय सिंह साहब से भी किया था कि पदयात्रा को लेकर के बहुत सारी बातें हो रही हैं। भारत को जानना हो, भारत से जुड़ना हो तो आपको यात्रा करनी चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, लेकिन नहीं लगता आपको कि कांग्रेस ने देर कर दी, ये यात्रा पहले होनी चाहिए थी, या देर आयद दुरुस्त आयद? देखिए, अभी आप दिग्विजय सिंह जी से बात कर रहे थे, ये वही दिग्विजय सिंह जी हैं जिन्होंने 2017 में राहुल जी से भारत भ्रमण की यात्रा करने की प्रार्थना की थी, उनसे सुझाव दिया था, उनसे निवेदन किया था। ये मौका तब था जब 2017 में खुद दिग्विजय सिंह नर्मदा परिक्रमा करने के लिए जा रहे थे।
दिग्विजय सिंह को ये बात अच्छी तरह मालूम थी कि 15 साल से जमी हुई भाजपा की सरकार को अगर उखाड़ना है तो जनता के बीच जाना पड़ेगा, और उसके लिए उन्होंने एक धार्मिक यात्रा का सहारा लिया, जो धार्मिक यात्रा तो थी ही, और उसका राजनीतिक परिणाम ये हुआ कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार चली गई। तो उस वक्त 2017 में आप कल्पना कीजिए कि अगर राहुल गांधी अपनी यात्रा शुरू कर देते तो कांग्रेस की हालत कितनी सुधर जाती। 2019 में कांग्रेस 100 सीट से कम नहीं आती, भाजपा की 300 से नीचे सीटें आती और कांग्रेस मजबूत होकर उभर जाती। लेकिन हुआ क्या, कांग्रेस जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो अंदर ही अंदर एक दूसरे को काटते रहते हैं। तो जब दिग्विजय सिंह जी ने कहा उनसे, और वो अभी हम बात कर रहे थे दिग्विजय सिंह जी से, तो उन्होंने फिर उसको याद करते हुए कहा कि मैंने उनसे कहा था कि अभी आप फिलहाल दिल्ली से कश्मीर तक की यात्रा कर लीजिए। तो राहुल गांधी को इस बड़ा अच्छा लगा था और वो इस पर तैयार भी हो गए थे, मगर लोगों ने कहा नहीं साहब, अभी माहौल नहीं है, अभी ऐसा है, अभी वैसा है, और वो राहुल गांधी को यात्रा नहीं करने दी कांग्रेस के ही लोगों ने। और यहाँ तक किया कि जो 6 महीने से ज्यादा की दिग्विजय की यात्रा थी नर्मदा परिक्रमा, उसमें राहुल गांधी जी जाना चाहते थे तो उन्हें नहीं जाने दिया गया। पहले प्रोग्राम बना 2 दिन रहेंगे, फिर 1 दिन का बना, फिर 1-2 घंटे का बना, लेकिन 1 मिनट को भी राहुल जी को दिग्विजय की यात्रा में नहीं जाने दिया गया। तो ये कांग्रेस है, इसमें ये सारे खेल चलते रहते हैं, मगर ये दिग्विजय सिंह को क्रेडिट जाता है पूरा कि 2017 से 2022 तक वे लगातार कोशिश करते रहे और आज उन्होंने वो यात्रा निकाल दी। और जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे कि वो सबसे आगे मिले, पूरे 14 दिन की यात्रा में दिग्विजय सिंह सबसे आगे चल रहे हैं, 1-1.5 किलोमीटर आगे चलते हैं, सारी व्यवस्थाएं देखते हुए चलते हैं, और उसके बाद सबसे आखिरी में खाना खाते हैं सब देख के, कल के पूरे इंतजाम देखते हैं, और सुबह सबसे पहले उठ के जो ध्वजारोहण होता है वो देखते हैं। तो दिग्विजय सिंह की जो ऊर्जा है उसका कोई जवाब नहीं है, वो लगातार लगे रहते हैं। और शायद वो जो यात्राओं का आप जिक्र कर रहे थे कि यात्राएं बहुत बदलती हैं, तो ये हिंदुस्तान के तो मतलब पहले यात्री हैं ही दिग्विजय, जो 2 बड़ी यात्राओं में चल रहे हैं। एक करीब 3,500 किलोमीटर की नर्मदा परिक्रमा दिग्विजय सिंह जी ने की थी 2017-2018 में, और 2022 में इतनी ही लंबी यात्रा या उससे थोड़ी ज्यादा यात्रा फिर राहुल जी के साथ कर रहे हैं, और इस यात्रा के वो मुख्य संयोजक हैं, इसलिए जो उनके ऊपर जिम्मेदारी है वो अपनी यात्रा से भी ज्यादा है। जी, दिग्विजय सिंह का एक अपना अनुभव है नर्मदा की परिक्रमा, जो यात्रा नर्मदा यात्रा जो उन्होंने की वो भी लगभग 3,500 किलोमीटर की यात्रा थी, और उसकी परिणति आप जानते हैं, यानी उसका रिजल्ट क्या आया था। रिजल्ट यह आया था, जैसा बता रहे हैं शकील अख्तर जी, कि वहां कमलनाथ की सरकार आ गई थी, यानी कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में आ गई थी। कमलनाथ जी अपनी सरकार बचा नहीं पाए या ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दगा दे दिया, ये तो सब आप सबके सामने है, क्या सही क्या गलत आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन इस वक्त जब हम चर्चा कर रहे हैं तो अब धीरे धीरे काफिला जो है बहुत पास आ चुका है। मैं चाहूंगा थोड़ा सा हम लोग सड़क पे चलें, और 1 मिनट थोड़ी सी एक बात रखना चाहते हैं शकील अख्तर जी, मध्य प्रदेश की सरकार कैसे गई थी इस पर थोड़ी सी बात करके, और सड़क पे आते हैं और वहां राहुल गांधी अब पहुंचने वाले हैं, वो भी जरा देखते हैं कि क्या कुछ चल रहा है, वहां तक हम लेके चलेंगे आपको। जो मध्य प्रदेश की सरकार की आपने बात कही, तो हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, हम सिर्फ वो बताते हैं आपको जो खुद राहुल गांधी ने यात्रा शुरू होने से पहले कहा था। 7 सितंबर से यात्रा शुरू होने से पहले एक कार्यक्रम में खुद राहुल गांधी ने कहा कि मैंने मध्य प्रदेश में बहुत मेहनत करी और वहां हमने सरकार बनाई, लेकिन हम क्या करें, 20-20 करोड़ रुपए देके अगर कोई एक विधायक को हमारे उठा के ले जाए तो इसका इलाज हमारे पास क्या है। उनका इसका इलाज कोई मुझे बता दे। उन्होंने कहा कि मैंने इतनी मेहनत करी छत्तीसगढ़ में जाके और वहां इतनी अच्छी मेजोरिटी के साथ सरकार बनाई, और उसके बाद लोकसभा में वहां में कोई सीट नहीं मिलती है। मैं इसके लिए ईवीएम को दोषी ठहराऊं, किसको दोषी ठहराऊं, मैं कुछ नहीं कहता, मगर ये बता रहा हूं मैं कि हम मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं।